पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये युनफे ने अपने हेवनली एम्परर रेल्म में हजारों साल तक कल्टीवेशन की और फाइनली उसके सामने सिर्फ एक कदम बाकी था, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पास करना और गॉड बन जाना। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बीच युनफे को अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोग अटैक कर देते हैं। यूयू, टियानलुओ और जिनवो, तीनों हेवनली एम्परर्स। उनके अटैक्स के चलते युनफे का गॉडहुड असेंशन फेल हो जाता है, लेकिन उसने अपनी शक्ति दिखाते हुए उन तीनों को एक भयानक अटैक में क्रश कर दिया। मौत के बिल्कुल पहले युनफे रीबर्थ ले लेता है और अपने पास्ट में वापस आ जाता है। चिनफेंग के अटैक्स के बीच जोमू हमेशा उसे बचाता है। रीबॉर्न युनफे अपनी 9 मेरिडियंस एक्टिवेट करता है और बॉडी टेम्परिंग लेवल 3 पर खड़ा हो जाता है। चिनफेंग को इजीली हरा देता है। फिर शाओडी वापस सीन में आती है अपना पुराना एंगेजमेंट कैंसिल करने और युनफे को पब्लिकली बेइज्जत करने का प्लान लेकर। लेकिन रीबॉर्न युनफे के सामने वह सिर्फ एक डरा हुआ शेर बन जाती है। उसके नेकलेस में रिकॉर्ड हुआ सच भी सबके सामने रिवील होता है और शाओडी फाइनली एक्सपोज हो जाती है। इस सब के बीच शिंगनू युनफे के सामने अपीयर होती है और शाओडी को काउंटर कर देती है और जोमू और युनफे दोनों सुरक्षित रहते हैं। युनफे डिसाइड करता है कि पहले खुद को मजबूत बनाएगा और 10 साल बाद एक हेवनली एम्परर बनकर अपने परिवार का बदला लेगा। और लास्ट में रीबॉर्न युनफे अपनी सोल पावर टेस्ट करता है और रेस्टरूम का पहला शिकार बन जाता है। हाँ, ये था रिकैप पिछले एपिसोड का। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। इस वक्त युनफे अपने पैटर्नल फैमिली के ऑफिशियल रेजिडेंस की तरफ बढ़ रहा है। उसके दिल में एक हल्का सा खुशी का एहसास, क्योंकि इस जन्म में वह फिर से अपने घर लौट सकता है। लेकिन साथ ही साथ पुरानी यादें उसके दिमाग में जोर से उभर रही हैं। वही रात जब शी फैमिली का हेड शी टियानयुएन और उसके लोगों ने उनके घर पर अटैक किया था और युनफे के फादर ने अपनी जान कुर्बान करके उसे बचाया था। वह पछतावा, वह दर्द, युनफे ने ठान लिया है कि इस बार अपनी नई जिंदगी में वह उस गलती को कभी रिपीट नहीं होने देगा। जैसे ही वह रेजिडेंस के अंदर कदम रखता है, एक तेज अटैक सीधा उसकी तरफ फेंका जाता है। ये हमला ही शैंग का है। वह अब बॉडी टेम्परिंग लेवल 5 रेल्म पर पहुंच चुका है और युनफे को देखते ही बिना सोचे हमला करता है। उसके हिसाब से युनफे ने 2 बड़े गुनाह किए हैं। शिनफांग को क्रिपल किया और अपनी एंगेजमेंट टी के साथ तोड़ दी। इसलिए एक फैमिली मेंबर होने के नाते ईशांग मानता है कि युनफे को सजा देना उसका फर्ज है। लेकिन युनफे के लिए ईशांग के एक भी अटैक उसे छू तक नहीं पाते। जब हालात ऐसे ही हैं, तो युनफे थोड़ा मजाक करने का सोचता है। वह हल्की सी 2-3 पंचेस लगाता है, जिससे शांग दर्द से कराह उठता है। ईशांग को पूरा यकीन है कि युनफे का रेल्म उससे नीचे है, इसलिए वह फिर से अटैक करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके हिसाब से फैमिली सक्सेसर की पोजीशन उसके बड़े भाई को मिलनी चाहिए। पर अफसोस, ईशांग का नया अटैक भी युनफे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। उलझन तो तब बढ़ जाती है जब उल्टा शंगु युनफे का हल्का सा ब्लो खाना पड़ता है। युनफे कहता है, स्ट्रेंथ बुरी नहीं, लेकिन एक्यूरेसी अभी भी बहुत वीक है। इसी बीच एक और तेज अटैक उसकी तरफ फेंका जाता है। इस बार यह हमला जोंगनियन का होता है, जो अर्ली अर्थ स्टेज रेल्म का एक्सपर्ट है और चिहांग का फादर भी। उसके आते ही युनफे का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्सा, इतना गुस्सा, क्योंकि असली कातिल तो जोंगनियन ही था, वही आदमी जिसने युनफे के फादर को मारा था। युनफे के अंदर बढ़ता हुआ दर्द और क्रोध, लेकिन एल्डर का रेल्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सीधा अटैक लगते ही युनफे के अंदर इंटरनल इंजरीज उभर आती हैं। पर फिर भी युनफे के पास एक प्लान है। जब जोंगनियन दोबारा हमला करने आगे बढ़ता है, युनफे अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि सीधी टक्कर देना मुश्किल होगा और फिर जितने भी अटैक्स उसकी तरफ आते हैं, युनफे को आसानी से डॉज कर देता है। इतना ही नहीं, जोंगनियन को भी एक ब्लो उससे खाना पड़ता है। ये मूवमेंट देखकर एल्डर हैरान हो जाता है। वह सोचता है, युनफे ने ये टेक्निक सीखी कहाँ से? युनफे उसका मजाक उड़ाता है और इस बात से एल्डर का गुस्सा और भड़क उठता है। वह वादा करता है, मैं तुम्हें आज खत्म करके ही रहूंगा। जोंगनियन एक और भरपूर अटैक लॉन्च करता है। इस बार वह अटैक ऐसा होता है कि युनफे उसे डॉज नहीं कर पाता। मजबूरन उसे डिफेंस बनाना पड़ता है, लेकिन एल्डर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि युनफे को रोकना मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी अपने बड़े वाले गुस्से और दर्द की वजह से युनफे गिरकर भी खुद को संभाल लेता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद युनफे के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जोंगनियन ने उसके बेटे पर हाथ उठाया, तो उनका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वह गुस्से में पूछते हैं, मैं फैमिली का हेड हूँ, क्या अब मेरी पोजीशन की कोई इज्जत ही नहीं रही? ऐसे कैसे जोंगनियन मेरे बेटे पर हमला कर सकता है? जोंगनियन जानता है कि यी चिनफेन ही फैमिली का हेड है, लेकिन उसके हिसाब से यी चिनफेन हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करता है और यही बात पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। इसीलिए वह बेहद घटिया तरीके से कह देता है, सब कुछ सॉल्व करना है तो अपने बेटे के हाथ पैर काट दो। उसकी ये बात खत्म होते ही यी चिनफेंग का हाथ सीधा उसके गाल पर पड़ता है, एक जोर का थप्पड़। वह साफ बोल देते हैं, चले जाओ, मैं तुम्हारी बकवास और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोंगनियन निकल जाता है और हॉल में सिर्फ फादर और बेटा रह जाते हैं। युनफे तुरंत अपने फादर को गले लगा लेता है। वह इतना खुश होता है उन्हें देखकर कि खुद को रोक नहीं पाता, पर उसका ये अचानक वाला हग देखा जाते हैं। ये क्या कर
रहे हो, लोग देख लेंगे। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और वह भी अपने यंग मास्टर को जोर से हग कर लेती है। ये लड़की है। युनफे के फादर तुरंत डांट देते हैं, लड़के लड़की का ये सब गलत है, दूर रहो एक दूसरे से। इस सब के बीच सेकेंड एल्डर भी आ जाता है। वह कंफर्म करना चाहता है कि क्या सच में युनफे के मार्शल आर्ट्स मेरिडियंस रिकवर हो गए हैं। ये चिन फैन हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात अभी अभी पहली बार सुनी थी। युनफे बिना झिझक के कहता है, हाँ मेरे मार्शल आर्ट्स मेरिडियंस पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। फादर का चेहरा गर्व से चमक उठता है। वही गर्व यिफान और यीशु के चेहरे पर भी दिखाई देता है। सब जानते हैं अब युनफे उन्हें फिर से ट्रेन कर पाएगा। युनफे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं वापस आ गया हूँ, जिसमें उसका मतलब उसकी पिछली जिंदगी वाले खुद से होता है। अब फैमिली मीटिंग हॉल की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ युनफे अपने फादर को पूरी सच्चाई बताता है जोंगनियन की गद्दारी के बारे में। बताता है कि जोंगनियन ने सिर्फ उनके खिलाफ साजिश ही नहीं की, बल्कि उसने चिन और शी फैमिलीज के साथ मिलकर रिश्ते बना लिए थे। ये चिन फैन ये बात सुनकर सख्त रह जाते हैं। उन्हें हमेशा शक था कि जब से युनफे के स्पिरिचुअल मेरिडियंस डैमेज हुए, तभी से जोंगनियन फैमिली हेड की पोजीशन हासिल करने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि वह चिन और शी फैमिलीज तक से हाथ मिला लेगा। आखिर चिन, यी और लिू, ये चारों ग्रेट फैमिलीज हमेशा से राइवल्स रहे हैं। जोंगनियन का आज का अटैक देखकर लग रहा था कि ये फैमिली का कोई एल्डर भी उसके पीछे खड़ा हो सकता है। युनफे अपने फादर को वार्न करता है, तैयार रहना होगा, खासकर क्लैन कंपटीशन में जो 3 दिन बाद शुरू होगा। टियानफेंग उससे कहता है, चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। पर ये बात उन्हें हैरान जरूर करती है कि युनफे के मार्शल आर्ट्स मेरिडियंस कैसे रिकवर हुए। लेकिन सच कहूँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बेटा ठीक हो गया। युनफे बताता है कि कंपटीशन के करीब आते ही जोंगनियन अपने बेटे यिले को उस पर अटैक करने देगा और बहुत मुमकिन है कि यिले बॉडी टेम्परिंग लेवल आज तक ब्रेक थ्रू कर चुका हो। इसलिए युनफे को बहुत ध्यान रखना होगा। युनफे एक शांत सी मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत कीजिए, अपकमिंग कंपटीशन में यिले जीत ही नहीं सकता। युनफे अपने फादर से पूछता है कि क्या उनका रेल्म 7 साल से रुका हुआ है। अगर उनके पास लेवल 3 शुआनयुआन पिल होती तो वह उन्हें लेट अर्थ स्टेज रेल्म तक पुश कर सकती थी। पर दिक्कत ये थी कि ये पिल बहुत महंगी होती है और फैमिली की हालत देखकर इसे खरीदना लगभग नामुमकिन था। तब युनफे कहता है, मेरे पास एक तरीका है। वह पूछता है कि येन्यू सिटी का सबसे बड़ा मेडिसिनल मटेरियल डीलर कौन है। पता चलता है कि वह लिंगजन शॉप है, पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता क्योंकि उस शॉप का ओनर बहुत ही मिस्टीरियस होता है। उसका एक निकनेम भी है, ब्यूटी मर्चेंट। युनफे को पहले लगा कि शायद ये कोई पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का नाम होगा, पर फादर समझाते हैं कि नहीं, इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुनने में लगता है, लस्ट और डिजायर से भरा हुआ। युनफे जन शॉप पहुँचता है, वहाँ हजारों चीजें लगी होती है। बहुत ही बरक सर्वेंट आता है और पूछता है, आप क्या चाहते हैं। युनफे बताता है कि वह एक पिल रेसिपी बेचने आया है। सर्वेंट उसे अल्केमिस्ट लिू के पास ले जाता है ताकि वह रेसिपी को एग्जामिन कर सके। लेकिन जैसे ही युनफे रेसिपी देता है, लिू तुरंत मना कर देता है। उसे लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं, खासकर क्योंकि युनफे को तो पूरी फैमिली में लूजर का टैग दिया गया था, तो नेचुरली लिू को उस पर शक होता है। वह तो इतना तक कह देता है कि ये पिल रेसिपी नहीं बल्कि कोई पॉइजन रेसिपी लग रही है। युनफे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके हिसाब से लिू को लिंगजान शॉप में फैसले लेने का कोई हक ही नहीं है। पर लिू उसकी बात का विरोध करता है क्योंकि शुरू से ही वह युनफे को नीचा दिखाना चाहता था। गुस्सा चढ़ते ही युनफे सीधा अटैक कर देता है। इससे अल्केमिस्ट लिू भी देखते ही देखते भड़क उठता है और इस पूरे सीन का मतलब एक ही था, युनफे ने सीधे सीधे लिंगजन शॉप को ही नाराज कर दिया था। युनफे के लिए तो ये साफ था, लिंगजन शॉप ने गलत अल्केमिस्ट चूज किया है। जिस आदमी को उन्होंने बुलाया वह तो युनफे के लो ग्रेड पिल को समझ तक नहीं पाया। युनफे सोचता है, लगता है लिंगजन शॉप उतनी ग्रेट नहीं जितना लोग बोलते हैं। सब लोग उनकी बहस पर ध्यान दे ही रहे थे। तभी एक लड़की अचानक सामने आती है और उसके आते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वह क्यूरियस थी कि कौन है जो उसके लिंगजन शॉप की रेपुटेशन पर सवाल उठा रहा है। लड़की नीचे उतर कर आती है और उसकी खूबसूरती देखकर सब लिटरली सांस रोक लेते हैं। ये खूबसूरत लड़की थी शाओ कुकू, लिंगजन शॉप की हेड। लिू तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर देता है, लेकिन शाओ कुकू एक झटके में उसे मार देती है क्योंकि उसे कोई हक नहीं कि वह उसे ऑर्डर्स दे। युनफे जानता था कि शाओ कुकू को हैंडल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ इंटरनल इंजरीज थी और युनफे डिसाइड करता है कि वह इस बात का इस्तेमाल करेगा। शाओ कुकू सबको घर जाने के लिए कह देती है क्योंकि अब वह खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। युनफे उसके चेहरे को देखकर सोचता है, लोग जैसी तारीफ करते हैं शायद बिल्कुल सही करते हैं। पर शाओ कुकू को ये सब सुनने का बिल्कुल मूड नहीं था। वह सीधे डैमेज की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने लगती है और वह इतनी महंगी थी कि सुनते ही किसी का भी होश उड़ जाए। लेकिन युनफे को इस सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास पैसे वैसे भी नहीं है और वह बिल्कुल भी पे नहीं करेगा। शाओ कुकू को यकीन हो गया कि युनफे का असली इरादा यहाँ दंगा करना
ही था, इसीलिए वह बिना हिचकिचाए पर अटैक कर देती है। उसकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट थी, पर युनफे के लिए उन्हें डॉज करना मुश्किल नहीं था, और जब मौका मिलता तो युनफे उसके उन्हीं वीक पॉइंट्स पर हिट करता जिनके बारे में शाओकुकू को खुद भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी ही देर में शाओकुकू अचानक खून उगल देती है, पैनिक होने लगता है, लेकिन कुकू उसे रोक देती है। मैं ठीक हूँ, मेरा पूरा ब्लड फ्लो अब स्मूथ हो गया। अब वह सचमुच क्यूरियस थी, आखिर ये आदमी है कौन? युनफे शांत सा मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और प्रॉमिस करता है कि वह उसकी इंजरीज हील करेगा, और अगर वह चाहे तो युनफे उसकी हेल्प से उसे लेट अर्थ स्टेज रेल्म तक ब्रेक थ्रू करवा देगा। उसकी बातें सुनकर शाओकुकू की आंखों में एक नया इंटरेस्ट जगता है। वह युनफे को बिजनेस डिस्कस करने के लिए इनवाइट कर लेती है, और युनफे पूछता है, तो बताओ तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या नहीं? कहानी अब शिफ्ट होती है शिंगलू की तरफ, जो रास्ते पर इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युनफे के लोकेशन तक कौन सा रास्ता सही होगा। चलते चलते उसके कानों में एक बात पड़ती है, आने वाले 3 दिनों में 2 बड़े फैमिलीज ई फैमिली पर अटैक करने वाली हैं। ये सुनते ही उसके कदम और तेज हो जाते हैं। कहानी फिर से मुड़ती है युनफे की तरफ, जो इस वक्त आराम से चाय पी रहा होता है शाओकुकू के साथ। वह लड़की प्यारे तरीके से युनफे की समझ को प्रेज करती है, जैसे कोई फाइनली उसे समझ पाया हो। उसके बाद वह सीधे अपने कोऑपरेशन की बात चालू करना चाहती है। युनफे कामली कंफर्म करता है कि हाँ, वह उसकी इंजरीज को हील कर सकता है। इसी बीच एल्डर हुआंग उसे एक सख्त वार्निंग देता है कि युनफे को बिल्कुल ईमानदार रहना होगा। अगर उसने लिंगजान शॉप को धोखा देने की हिम्मत की तो सजा इतनी बड़ी होगी कि उसका अपना फैमिली भी उसे बचा नहीं पाएगा। युनफे हर एक शब्द समझ जाता है और वहीं पर उन्हें एक पिल रेसिपी दिखा देता है। जैसे ही एल्डर हुआंग युनफे का लिखा हुआ पढ़ते हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि उन्हें तुरंत समझ आ गया, ये तो कोई आम पिल नहीं बल्कि एक अनमोल ट्रेजर जैसा फॉर्मूला है। सिर्फ बॉडी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का ही काम नहीं करता, बल्कि युनफे सजेस्ट करता है कि ये पिल बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को भी साफ कर देता है। इससे कल्टिवेटर बिल्कुल शांत और सेफ तरीके से इस पिल का यूज कर सकता है और अपनी ट्रेनिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। एल्डर हुआंग गहरी सांस लेकर कंफर्म करते हैं कि ये पिल वाकई कमाल का है। युनफे के पास जो पिल थी उसके फॉर्मूला को देखकर वह पूरी तरह श्योर था कि लिंगजान शॉप का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा, और इस रेसिपी को देने का युनफे का असली मकसद भी यही था, लिंगजान शॉप के साथ पार्टनरशिप। इस डील के हिसाब से प्रॉफिट दोनों तरफ से 50-50% बांटा जाएगा। एल्डर हुआंग थोड़ा हैरान था क्योंकि इस रेसिपी से युनफे अकेला भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकता था, फिर भी वह उनको इतना बड़ा फायदा दे रहा था। शाओकुकू ने तुरंत अग्री कर लिया और कहा कि हर महीने की सेल्स कमीशन वो पर्सनली उसे दे देगी। युनफे ने समझा, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, कमीशन मेरे फादर को दे देना, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। युनफे सिर्फ एडवांस पेमेंट का थोड़ा हिस्सा लेगा। उस रिंग के अंदर लगभग 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल स्टोन्स थे और साथ ही लिंगजान शॉप का एक स्पेशल गेस्ट प्लेट भी था। वह उन्हें एक स्टोरेज रिंग भी दे देता है और युनफे को उसके साथ बिजनेस करने में सच में खुशी हो रही थी। जाने से पहले युनफे ने शाओकुकू के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वह सब बता दिए और वादा किया कि जब सब तैयार हो जाए तो वह 3 दिनों के अंदर वापस आएगा और खुद उसका इलाज करेगा। और सबसे खास बात, युनफे ने उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहा। वह कहता है, ये गिफ्ट समझ लो। शाओकुकू उसकी बातों से, उसकी पर्सनालिटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। युनफे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा था, तभी बीच में उसकी मुलाकात फिर से शिंगलू से हो गई। थोड़ा सा शर्मिंदा सा फील हुआ, लेकिन फिर शिंगलू को अचानक याद आया कि कई लोग युनफे को टारगेट कर रहे हैं। युनफे पहले से ही सब जानता था और हर चीज के लिए तैयार था। शिंगलू मदद करना चाहती थी, लेकिन युनफे नहीं चाहता था कि वह इन्वॉल्व हो। उसने शिंगलू को आश्वासन दिया कि वह खुद सब हैंडल कर लेगा। शिंगलू का असली मकसद था कि वह युनफे को पर्पल गोल्ड जिनसेंग पिल दे, जो उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। शिंगलू की इस दया भरी सोच ने युनफे के दिल को और भी गहरा बना दिया। उसे सच में पछतावा हुआ कि पहली जिंदगी में उसने इस लड़की को डिसअपॉइंट किया था। लेकिन एक पल बाद एक तेज अटैक सीधा उसकी तरफ फेंका गया। यह हमला था ग्रैंडमा रोंग का। खुशकिस्मती से शिंगलू ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया और तभी युनफे को एहसास हुआ कि शिंगलू के साथ एक पावरफुल पर्सन भी है। युनफे ने इस अटैक को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और एक्सक्यूज मांगकर वहाँ से चल दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके पास काम था, इसलिए वह अगले 3 दिन तक उसे नहीं मिल पाएगा। शिंगलू ने समझ लिया और बोली, मैं आपका इंतजार करूंगी। उस रात ये फैमिली रेजिडेंस में दिख रहा था कि शाओयू खाना प्रिपेयर कर रही थी ताकि अपने यंग मास्टर की मदद कर सके, क्योंकि वह अपकमिंग कंपटीशन पर फोकस करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जो खाना शाओयू ने बनाया वह खाना लगता ही नहीं था, बल्कि जैसे जहर का मिक्सचर हो। और जैसे ही वह अपना ध्यान कुकिंग पर लगा रही थी, अचानक किसी ने उस पर अटैक कर दिया। और बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट करें। वीडियो को एंड तक देखने
के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सीरीज के कंटिन्यूएशन के लिए बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।